नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट को लेके है और अभी हम 5th जनरेशन नहीं बल्कि 6th जनरेशन फाइटर जेट के बारे में बात करने वाले हैं। अब सबको पता होगा कि पूरे दुनिया में सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट की तरफ से 5th जनरेशन फाइटर जेट को डेवलप करना स्टार्ट किया गया था, जिसके बाद चाइना और रशिया की तरफ से भी 5th जनरेशन फाइटर जेट को डेवलप करना स्टार्ट किया गया और अभी साउथ कोरिया और टर्की जैसे देशों की तरफ से भी इस तरीके के एयरक्राफ्ट को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर यूरोप की बात करें तो कोई भी यूरोपियन कंट्री अभी तक अपने तरफ से 5th जनरेशन फाइटर जेट को डेवलप करने की कोशिश नहीं कर रहे थे। इनमें से कई देश थे जो कि F-35 प्रोग्राम में शामिल हैं, लेकिन अगर एक प्रॉपर यूरोपियन 5th जनरेशन फाइटर जेट की डेवलपमेंट की बात करें तो अभी तक कोई भी यूरोपियन कंट्री अकेले से कोई 5th जनरेशन फाइटर जेट को डेवलप करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। और आज भी यूरोप की जो मेन इंडिजिनस फाइटर हैं वो रफाल, यूरोफाइटर, ग्रिपन ई जैसे एयरक्राफ्ट है जो कि 4.5 जनरेशन स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्ट हैं, जिनको एक ही बार में अभी यूरोपियन कंट्रीज की तरफ से 5th जनरेशन फाइटर जेट के बदले 6th जनरेशन फाइटर जेट से रिप्लेस करने का प्लान किया जा रहा है। ऐसे एक फाइटर जेट को भी जर्मनी, फ्रांस और स्पेन की तरफ से एक साथ मिलकर डेवलप करने का फैसला किया गया है, जिसका नाम FCAS यानी कि फ्यूचर कॉम्बैट एरियल सिस्टम रखा गया है, जिनको खास करके रफाल और यूरोफाइटर टाइफून को रिप्लेस करने के लिए बनाया जा रहा है और 2035 के बाद इसे इन दोनों एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला है। लेकिन अभी इस प्रोग्राम में जर्मनी की तरफ से भारत को भी इन्वॉल्व करने का प्लान किया जा रहा है। रिसेंटली जर्मनी की तरफ से भारत को स्पेशल स्टेटस दिया गया था, जिसके बाद भारत और जर्मनी के बीच कोई भी डिफेंस डील को जल्दी ही किया जा सकता है और अभी जर्मनी की तरफ से इस फ्यूचर फाइटर जेट के प्रोग्राम में भी भारत को इन्वॉल्व करने का प्लान किया जा रहा है। अब हालांकि ऐसा करने के लिए जर्मनी को सबसे पहले फ्रांस और स्पेन की यानी कि दोनों की मंजूरी की जरूरत पड़ने वाली, लेकिन भारत का फ्रांस के साथ काफ़ी अच्छा रिलेशन है और इसमें फ्रांस की तरफ से कोई दिक्कत होने की उम्मीद नहीं किया जा रहा है। पर यहाँ पर ज़्यादा खुश होने वाली बात भी नहीं है, क्योंकि जर्मनी की तरफ से भी भारत को इस प्रोग्राम में बस एक ऑब्जर्वर के तौर पर ही शामिल करने का फैसला किया जा रहा है, जिस वजह से हम डायरेक्टली इसके डेवलपमेंट और प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। लेकिन इस प्रोग्राम में जुड़े रहने से भारत को नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी हासिल करने में काफ़ी मदद जरूर मिलने वाली है, जो कि भारत को अपनी इंडिजिनस एयरक्राफ्ट को डेवलप करने में मदद कर सकता है, जिससे एमका के डेवलपमेंट में भी तेजी आने की उम्मीद किया जा सकता है। और सेम टाइम पर यूके, इटली और जापान की तरफ से भी एक साथ मिलकर टेम्पेस्ट प्रोग्राम के अंदर एक और 6th जनरेशन फाइटर जेट को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है और उसमें भी अभी भारत को इन्वॉल्व करने की कोशिश किया जा रहा है। तो अभी भारत के पास दो मौका है जहां पर भारत यूरोपियन 6th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम में अजय ऑब्जर्वर के तौर पर शामिल हो सकता है। अगला अपडेट मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर को लेके है। मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर की बात करें तो ये टेंडर सबसे पहले द्वापर युग में फ्लोट किया गया था, लेकिन कलयुग खत्म होने वाला, लेकिन ये अभी तक फाइनल नहीं हो पा रहा है। लेकिन इस बीच इस टेंडर को लेके एक बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आई है, जो कि एक तरीके से भारत को एक बहुत ही बड़ी लॉस से बचाने वाला है। मीडिया रिपोर्ट से पता चला कि बोइंग की तरफ से अभी इस टेंडर में अपनी F-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्ट को विड्रॉ करने का फैसला किया जा रहा है और इसके पीछे भी एक मेजर कारण है। दरअसल पिछले कई सालों से F-18 सुपर हॉर्नेट का कोई भी फ्रेश ऑर्डर बोइंग को नहीं मिल रहा था, जिस वजह से वो पहले से इसकी प्रोडक्शन लाइन को बंद करने के बारे में सोच रहे थे। लेकिन भारत की नेवल टेंडर और मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर की वजह से बोइंग की तरफ से अपनी F-18 सुपर हॉर्नेट की प्रोडक्शन लाइन को कुछ दिन तक और ऑपरेशन रखने का फैसला किया गया था, एक्सटेंड करने का फैसला किया गया था, ताकि अगर इसमें F-18 को सिलेक्ट किया जाता तो वो 2030 से 35 तक आराम से अपनी प्रोडक्शन लाइन को एक्सटेंड कर सकते थे। लेकिन नेवल टेंडर में भारत की तरफ से रफाल को सिलेक्ट करने की वजह से बोइंग की तरफ से भी F-18 सुपर हॉर्नेट की प्रोडक्शन लाइन को कम्प्लीटली बंद करने का फैसला किया जा रहा है, क्योंकि उनके पास अभी कोई भी ऑर्डर नहीं बचा है और 2027 तक इसकी प्रोडक्शन लाइन को कम्प्लीटली क्लोज करने की उम्मीद किया जा रहा है। तो इसी वजह से बोइंग की तरफ से अभी अपनी F-18 सुपर हॉर्नेट को इस टेंडर से पीछे हटाने का फैसला किया जा रहा है, क्योंकि
एक तो उनको पहले से ही पता चल चुका है कि F-18 सुपर हॉर्नेट में भारत इतना इंटरेस्टेड नहीं है, और दूसरी बात ये कि मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर 2025 में भी फाइनल होगा या फिर नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब भारत के लिए अच्छी बात यह कि टेंडर फाइनल होने से पहले ही बोइंग की तरफ से F-18 को विड्रॉ करने का फैसला किया जा रहा है, वरना अगर एक बार ये टेंडर फाइनल हो जाता और उसमें अगर गलती से भारत की तरफ से F-18 को सिलेक्ट किया जाता तो जाहिर सी बात है कि उसके बाद भारत को 114 जेट को डिलीवर करने के बाद इसकी प्रोडक्शन लाइन वैसे ही बंद होने वाली थी, और इससे हमारे ऊपर भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता कि हमने एक आउटडेटेड एयरक्राफ्ट को खरीद लिया है जिसको अभी कोई और देश खरीद नहीं रहा है, और इसका प्रोडक्शन लाइन पहले से ही बंद होने वाला है। और वैसे भी हमने सेम सिचुएशन का सामना जगुआर और मिराज जैसे एयरक्राफ्ट के साथ फेस किया था, जहां पर इनकी प्रोडक्शन लाइन बंद होने के बाद इनकी स्पेयर पार्ट को एक्वायर करने में हमें काफ़ी परेशानी हो रही है, और हमें सेकेंड हैंड कंडीशन में एयरक्राफ्ट को खरीदने पड़ रहे, उनको स्पेयर पार्ट के लिए इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो एक तरीके से एक अच्छी खबर होने वाली, जहां पर हम एक स्कैम से एक तरीके से बचने वाले हैं। अगला अपडेट ATIGS की तरफ से। रिसेंटली भारत फौज लिमिटेड की तरफ से इंडियन आर्मी के साथ लगभग 6000 करोड़ से भी ज़्यादा की एक डील को साइन किया था, जिसमें 307 ATIGS यानी कि एडवांस टूड आर्टिलरी गन को इंडियन आर्मी को सप्लाई किया जाएगा, और ये ऑर्डर ATIGS का अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर भी होने वाला है, जहां पर इतनी बड़ी मात्रा में ATIGS को इंडियन आर्मी में इंडक्ट किया जाने वाला है। अब आप सबको शायद पता होगा कि ATIGS को मेनली DRDO की तरफ से डेवलप किया गया है, जिसमें DRDO के साथ कल्याणी ग्रुप या भारत फौज एक प्रोडक्शन पार्टनर, तो दूसरी तरफ इसमें टाटा एडवांस सिस्टम भी ATIGS का एक और प्रोडक्शन पार्टनर है। हालांकि इस टेंडर में कल्याणी ग्रुप को L1 बिल्डर घोषित किया गया था, लेकिन इस डील को भारत फौज और टाटा एडवांस सिस्टम दोनों के बीच डिवाइड करके ऑफर किया गया था, जिसमें से 60% यानी कि ऑलमोस्ट 184 यूनिट को भारत फौज की तरफ से बनाया जाने वाला, और बाकी 40% यानी कि 123 यूनिट्स को टाटा एडवांस सिस्टम की तरफ से बनाया जाने वाला है। लेकिन अभी ट्विस्ट ये है कि टाटा एडवांस सिस्टम की तरफ से ये भी बताया जा रहा है कि भले ही वो L2 बिल्डर थे, लेकिन अब वो भारत फौज की प्राइसिंग को मैच करने वाले हैं। इसके अलावा भले ही भारत फौज और टाटा एडवांस सिस्टम दोनों ही ATIGS को बनाने वाले हैं, लेकिन दोनों के डिजाइन में काफी अंतर होने वाले हैं। अगर आप इस इमेज को गौर से देखेंगे तो इसमें लेफ्ट साइड में भारत फौज की तरफ से बनाया गया ATIGS है, और दूसरी तरफ यानी कि राइट साइड में टाटा एडवांस सिस्टम की तरफ से मैन्युफैक्चर किया गया ATIGS है। और दोनों की इंजन हाउसिंग, लेयर स्टेशन, कैस्टर व्हील, मजल वेलोसिटी रडार और ऑटोमेटिक गन अलाइनमेंट सिस्टम की पोजीशन काफी अलग अलग है, लेकिन इसे ATIGS की परफॉर्मेंस के ऊपर कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला। और अभी दोनों ही कंपनीज की तरफ से ATIGS की अपनी अपनी वेरिएंट को बनाना स्टार्ट किया जा रहा है, जिनको आर्मी को डिलीवर किया जाने वाला, और अभी फाइनली ATIGS इंडियन आर्मी में इंडक्ट होने वाला है। अगला अपडेट भी DRDO की तरफ से, जहां पर DRDO की तरफ से लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के लिए एक नई रैडोम सेक्शन को डेवलप किया जा रहा है। DRDO की रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट लैबोरेटरी की तरफ से अभी एक नई रैडोम सेक्शन को या रैडोम प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है, जिसका नाम डेवलपमेंट ऑफ रैडोम फॉर एडवांस प्लेटफॉर्म्स यानी कि DARP रखा गया है। इस नई रैडोम सेक्शन को डेवलप करने का जो मेन उद्देश्य है वो तेजस के एग्जिस्टिंग रैडोम सेक्शन को रिप्लेस करना है। अभी के लिए तेजस में UK बेस्ड कंपनी कोभाम की तरफ से सप्लाई किए गए या डेवलप किए गए रैडोम सेक्शन का इस्तेमाल किया जा रहा है, और इंपोर्टेड सिस्टम होने की वजह से हमें पहले से ही तेजस को अर्जेंटीना को एक्सपोर्ट करने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद तेजस के लिए एक इंडिजिनस रैडोम सेक्शन को डेवलप करने का प्लान बनाया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक DRDO की तरफ से डेवलप किए गए इस नए रैडोम सेक्शन की एक प्रोटोटाइप को पहले से ही तैयार किया जा चुका है, जिसे अभी फंक्शनल और स्ट्रक्चरल टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला है। टेस्टिंग के दौरान रैडोम को हाई स्पीड फ्लाइट, टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस और मैकेनिकल स्ट्रेस जैसे एक्सट्रीम कंडीशन में इवैल्यूएट किया जाएगा। टेस्टिंग के लिए एक स्पेशल इंटरफेस फ्रेम को भी डिज़ाइन किया गया, जो रैडोम को टेस्ट सब्जेक्ट पर माउंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला है। ये प्रिसाइज अलाइनमेंट और एक्यूरेट परफॉर्मेंस वैलिडेशन के लिए काफ़ी ज़रूरी होगा, और सफल टेस्टिंग के बाद ये LCA तेजस के अपकमिंग वेरिएंट्स यानी कि तेजस MK1 और तेजस MK2 जैसे एयरक्राफ्ट के लिए भी एक क्रिटिकल रोल को प्ले करने वाली है, जो आगे चल के इंडियन एयरफोर्स को अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर या कंपोनेंट्स के ऊपर कंप्लीट कंट्रोल देने वाली, जो कि अभी कहीं ना कहीं हमारे पास मौजूद नहीं है। ये रैडोम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट दिखाता है कि इंडिया अभी धीरे धीरे अपने डिफेंस सिस्टम में इनोवेशन और सेल्फ रिलायंस की तरफ बढ़ता जा रहा है। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।